बिल्कुल सही है। तो मतलब फिर शायद उसके बाद चीज़ें बद से बदतर हो गई। आपने आपने कहा कि आपको पैनिक अटैक्स आते थे। ये इसके बारे में कुछ बता सकती हैं कि ये घटना जब होती थी तब आपको क्या महसूस होता था? क्या विचारधाराएँ आपके ज़हन में चलती थी? एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि रात में यूजुअली ये ज़्यादा होता था। वो उस वजह से होता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली इतने थॉट्स चलते रहते थे हुँ, एंड ग्रेजुअली वो थिंकिंग का ओवर थिंकिंग हो जाता था। और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है और ऑब्जर्वेशन है, तो आपके ब्रेन के पास एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है ऑफ थिंकिंग। ओके। बट जब वो थ्रेशोल्ड भी पार हो जाता है हुँ, हुँ। थॉट्स का, तो उसके बाद आपके दिमाग में सिर्फ थॉट्स रहते हैं। इट इज़ ऑल थॉट्स एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दोज थॉट्स। वाह! ये आपने अगेन बहुत ही प्रिसाइज़ली एक टर्म यूज़ किया कि एक लेवल के बाद जब आपका थिंकिंग ओवरथिंकिंग हो जाता है और उसका भी एक लेवल आता है जिसके बाद आप ओवरथिंकिंग से परे जाके बस एक विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट में जाती हो और शायद देयर आर जस्ट रैंडम हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स व्हिच इज़ chaos. या यू कैन से इट इज़ अ chaos. वाओ! एंड आई थिंक बिकॉज दीज आर ओनली थॉट्स एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या क्या हो रहा हो है। रहा है? बिल्कुल। एंड दैट इज़ वाई यू स्टार्ट वरिंग अबाउट योर बिल्कुल, सेल्फ. बिल्कुल। तो आपने ये जो सारी चीज़ें हमसे शेयर की हैं, उनको मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था, जिसमें हमें आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल की जर्नी प्रिसाइज़ली मालूम पड़ रही है कि इट स्टार्टेड विद बीइंग मेंटली फ्रेजाइल, मानसिक कमज़ोरी, फिर सप्रेशन ऑफ इमोशंस, उसके बाद एक डिप्रेशन का फ़ेज़, उसके बाद या उसी दरमियान फिर पैनिक अटैक्स, जो पहले रात में होते थे, फिर अभी दिन में होने लगे थे। इसके बाद की और कुछ स्थिति क्या आपकी रही है? इस सब की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि आई स्टार्टेड लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, हुँ, हुँ। बिकॉज इन सब पैनिक अटैक का फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये होता था कि मैं काफ़ी चीज़ें करने में स्ट्रगल कर रही थी। जैसे कि? सिंपल सिंपल चीज़ें करने में स्ट्रगल कर रही थी, जैसे कि एक जगह पे बैठ के कोई एक टॉपिक पढ़ना, हुँ, ओके। या फिर मैं कोई मूवी भी देख रही हूँ तो वो पूरे कंसंट्रेशन से वो मूवी देख पाना. आई मीन इट इज़ वेरी इजी फॉर योर माइंड टू बी इंट्रीग्ड व्हाइल वॉचिंग अ मूवी और वॉचिंग एनी एंटरटेनमेंट शो. हुँ, हुँ। बट अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो समझा मैं। आई थिंक दैट वॉज द हुँ, हुँ। फिजिकल मैनिफेस्टेशन और साइड इफेक्ट यू कैन से ऑफ ऑल दोज पैनिक अटैक. काफ़ी अच्छा पॉइंट कहा आपने यहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसके बाद जब आपकी हालत और बद से बदतर हो गई, क्या आपने या क्या आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए थे? हाँ, एक्चुअली बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू डू इवन सिंपल थिंग्स एंड आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक लाइफ में जो वो होपलेसनेस की फीलिंग आती है ना, हुँ, हुँ। वो बहुत स्ट्रांगली आने लग गई. और ऐसा लग रहा था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, और अभी लाइफ में कोई पर्पस भी नहीं है मेरे पास, वेयर देर इज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस, इमोशनल टर्मोइल, एंड यू डोंट इवन नो हाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू थिंग्स. हुँ, हुँ। तो आप अपने आप में इतना लो फील करते हो और इतने लो पॉइंट आप हिट करते हो कि आपको लगने लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग एंड इट्स बेटर टू क्विट रादर देन स्ट्रगलिंग एवरी डे. सो डिड यू एक्ट अपॉन दिस थॉट? आपने कभी इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करी इन विचारों के ऊपर? हाँ, एक्चुअली मैं गूगल सर्च करती थी कि हाउ टू कमिट सुसाइड और ओह! द वेज टू कमिट सुसाइड, बाप रे! बट थैंकफुली गूगल पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. हुँ, ओके, अच्छा। तो इसलिए वन डे आई डिसाइडेड टू जंप डाउन फ्रॉम माई टेरेस. हुँ, तो इसलिए मैं गई भी थी ऊपर. टेरेस पे? हाँ. अच्छा। और वहाँ जाने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई टू जंप ऑफ. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझ में शायद इतनी हिम्मत ही नहीं है, मैं बहुत डरपोक हूँ टू हुँ, कमिट अ सुसाइड. तो जब आपको लगा कि आप सुसाइड नहीं कर सक रही हो, उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद आपको और खराब महसूस हुआ या आप वही स्थिति में थी? या इससे एक्चुअली खराब और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा था? एक्चुअली ये मुझे लगता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट था. ओके। इसके बाद जैसे मैंने बोला आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, तो तब
मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है इट इज़ वेरी मच इन योर हैंड। ओह वाह, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ में, उनके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बट एटलीस्ट आई शुड पुट माई एफर्ट्स टू बिल्ड अ गुड करियर, टू बिल्ड अ वेरी गुड प्रोफेशनल लाइफ। तो वो थॉट शायद तब मेरे लिए हेल्पफुल था। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पे आपने करी है कि प्रोफेशनल लाइफ एक कंट्रोलेबल है कंपेयर टू पर्सनल लाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल और कंफाउंडिंग फैक्टर्स से भरा हुआ होता है। तो क्या आपने फिर उसके बाद कभी सुसाइड करने की फिर से कोशिश की? नहीं, वो रियलाइजेशन ही काफ़ी था कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, और ये भी था कि अगर मेरे पास कोई मीन्स होते, कोई इजी मीन्स होते टू कमिट अ सुसाइड, तो शायद मैं कर भी लेती। इस दरमियान आपने कभी आपके दोस्तों से या कोई और निजी संबंधियों से शेयर करने की कोशिश की? लकीली मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बातें शेयर कर सकती हूँ, बट उस वक्त वो भी मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होता था, क्योंकि जब भी मैं उनको कॉल करके अपने मेंटल डिस्टर्बेंस के बारे में बताती थी तो सामने से मुझे कोई सोल्यूशन देता था, कोई एडवाइस देता था कि ग्रेजुअली सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम मत समय सब सोचो। ठीक कर देगा। हाँ, और उस वक्त ऐसे आंसर्स आपको और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, अंदर से गुस्सा दिलाते हैं अच्छा। रादर देन हेल्पिंग, या बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने वाले लोग मुझे समझ के नहीं ले रहे हैं, और सिंस दे वर कंसर्न्ड अबाउट मी, तो एवरी नाउ एंड देन दे यूज टू टेक्स्ट मी, दे यूज टू कॉल मी जस्ट टू चेक अपॉन मी, और वो उसमें सब यही पूछते थे कि तुम कैसी हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम अभी भी रोती हो क्या। तो मगर मुझे आप ये कैसे कह रहे हो कि वो मुझे समझ के नहीं ले रहे हैं? वो आपको समझ रहे हैं, इसीलिए तो आपको कंसर्निंग सवाल पूछ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। उन्हें ऐसे लगता था कि शायद अगर मैं उनसे बात करूँगी तो अगर वो मुझे कोई सजेशन या एडवाइस देंगे तो मुझे ठीक लगेगा। बेसिकली वो मुझे कंसोल करना चाहते थे तब, या फिर काउंसिल करना चाहते थे, ओके, जो आपको नहीं चाहिए था उस समय। जो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कोई मुझे सुन के ले, कोई बस मुझे बोले कि वॉट एवर आई एम गोइंग थ्रू दे अंडरस्टैंड इट, कोई ओके, मुझे समझा। एम्पैथी दिखाए। आपके हिसाब से उन्होंने क्या करना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो हमेशा मुझे कॉल करके पूछते थे मेरे बारे में, रादर देन डूइंग दैट, अगर वो आके बस अपने ही बारे में कुछ बताते, कैंडिडली मेरे साथ बातें करते, तो शायद मेरा माइंड उतनी ही ड्यूरेशन के लिए शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाता। और ऐसा भी है व्हेन यू आर अराउंड हैप्पी पीपल, और व्हेन पीपल शेयर विथ यू सम गुड इंसिडेंसेस, तो इनडायरेक्टली आपको भी उस समय के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा पॉइंट कहा आपने। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त आपको बहुत सारी ढेर सारी एडवाइसेस देने में लगे थे, किसी ने आपको कभी कोई साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से मिलने की एडवाइस दी थी? एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है शी इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, ओके। तो उसे समझ आ रहा था कि आई शुड टेक काउंसलिंग, और इसलिए उसने मेरे लिए सेशन भी बुक किया था, अच्छा। एंड आई हैड वन सेशन विद अ साइकोलॉजिस्ट। ओह ओके। उस बारे में कुछ बता सकती हो, वो सेशन कैसा रहा? इट वॉज गुड सेशन, बट शायद मैं इस मेंटालिटी से तब गई थी वो सेशन लेने कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आफ्टर टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट मुझे सडनली 50 to 60% रिलीफ मिल जाएगा, आई विल गेट द इंस्टेंट सोल्यूशन और रिलीफ, एंड दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ओके। तो क्या आपके लिए वो आसान था टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस कि किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं? हाँ, एक्चुअली आई ऑल्सो बिलोंग टू अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो मेरे लिए कोई ऐसा, मुझे कोई एप्रीहेंशन है नहीं टूवर्ड्स काउंसलिंग और थेरेपी। तो Okay. मुझे ऐसे लगा कि ओ शिट, नाउ आई एम एट द पॉइंट कि मुझे खुद को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा।
तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट काउंसलिंग सेशन में आपके बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे और जो मीट नहीं हुए, उसके बाद फिर आपने क्या दूसरी काउंसलिंग की कोशिश की? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम, तो आई पेड सम गुड अमाउंट ऑफ 1200 फॉर दैट वन पर्टिकुलर सेशन। तो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था कि मैं बार बार सेशंस लेते रहूं। अच्छा। And similarly, my friends were also not earning that I could have borrowed money from them. तो मगर क्या आपको लग रहा था कि मैंने और दूसरा तीसरा सेशन लेना चाहिए वो जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उनके साथ? As I said कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेशन कि मुझे 50 to 60% रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं कोई तकलीफ लेके, तो वो भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि उनको भी पहले सेशन में 50 to 60% रिलीफ मिल जाएगा, और जो कि उनको मिलता भी है इन केस ऑफ फिजिकल पेन। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग थ्रू दिस सेशन, और वैसा नहीं हुआ, तो इसलिए शायद मैं थोड़ी डिसअपॉइंट भी हो गई थी। बट अभी जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है कि दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। ट्रू, डेफिनेटली। और आपको कितना टाइम लगा उस पॉइंट से जहाँ आप कुछ हद तक बेहतर होने लगी और आज? इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years. 2 years of the growth curve. Yeah, 2 years of healing, you can say. Yeah. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल की जर्नी होती है, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी जर्नी में वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से आप एक बेहतर मानसिक स्थिति की तरफ बढ़ने लगी? मुझे याद है कि मैं घर पे थी और मेरे मम्मी पापा मेरे बहन के यहाँ गए थे फॉर गुड 1 month। अच्छा। और उस ड्यूरेशन में मैं प्रिपेयर कर रही थी और घर पर अकेली थी। तो वन फाइन डे आई वॉज स्टार्टिंग एंड आई गॉट सैचुरेटेड, तो इसलिए मैंने ऐसे ही गाने लगा दिए और जो से गाने सुनने लग गई, एंड सडनली आई स्टार्टेड ग्रूमिंग ऑन दोज सॉन्ग्स, और मुझे अच्छा लग रहा था। और वो इसलिए अच्छा लग रहा था बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन एंड बाय माई सेल्फ एट दैट पॉइंट। यूजुअली जब आप पेरेंट्स के साथ भी रहते हो तो आप कहीं ना कहीं इनहिबिशंस में ही रहते हो, तो इस पूरे ड्यूरेशन में मुझे वो चांस ही नहीं मिला टू बी माई सेल्फ। बट दिस वन पर्टिकुलर मोमेंट आई फेल्ट लाइक आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। तो क्या हुआ जब you started liking that music? उसके बाद तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपकी माइंड को ना बहुत देर तक दुखी रहना भी बोर हो जाता है। आपको ये सारी जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, ये सारी स्टेट आपको इसलिए नहीं चाहिए होती है बिकॉज योर माइंड डज नॉट फील लाइक बीइंग इन दैट स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी से कुछ शेयर भी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट बीइंग हैप्पी, यू वांट टू बी हैप्पी। सो तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब वो तब तो रियलाइज़ नहीं किया, बट अभी रेट्रोस्पेक्टिवली इन सब बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि योर माइंड गेट्स बोर्ड ऑफ बीइंग सैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी सुंदर इंसाइटफुल ये बात कही आपने। तो उस पॉइंट के बाद और वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने की जिस वजह से आपको और बेहतर लगने लगा? एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम के बाद आई मूव टू पुणे, और वहाँ मैं अकेले रहने लग गई। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर। तो जब मैं अकेले रहने लग गई तब मैंने काफ़ी चीज़ें अपने बारे में ही एक्सप्लोर की, नोइंगली और अननोइंगली भी। मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर ऑल अलोन तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है खुद की। तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एक्ट ऑफ बाइंग ग्रोसरीज फॉर योर सेल्फ, that also gives you this feeling कि you have started caring for yourself. Wow, nice one. फिर तब मुझे याद है कि मैंने पहली बार गार्डनिंग की होगी,
और तब मुझे ये भी लगा कि ओ आई लाइक दिस थिंग, मुझे गार्डनिंग पसंद है। फिर मैं बहुत सारे पौधे लेके आई थी अपने घर पे। फिर मैं अपने लिए खाना बनाती थी, तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। उसके बाद एक इंसिडेंस मुझे याद है कि वन डे आई लॉक्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस और कीज मैं अंदर ही भूल गई थी। तो टू डील विद दैट इंसिडेंस आई टुक अ फेवर फ्रॉम माई नेबर एंड कॉल्ड अ की मेकर गाय फ्रॉम देयर फोन। तो इन सब चीज़ों को मैंने हैंडल किया, उस वजह से एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी आ गया मेरे अंदर। और एक मेजर फैक्टर ये था कि आई स्टार्टेड अर्निंग, अच्छा। एंड व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग स्पेशली फॉर द गर्ल्स इट मेक्स यू फील वेरी एम्पावर्ड। क्या आपने किसी भी तरीके की मेडिटेशन या योगासन एक्सरसाइज इन चीज़ों को ट्राई करा उस पूरे टाइम? एक्चुअली जब मैं पुणे में रहने लग गई तो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। और स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि आई वॉज नॉट एबल टू, मतलब 10 मिनट्स बैठना भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता था। बट आई थिंक ग्रेजुअली अगर आप वो चीज़ करते हो हर दिन कंसिस्टेंटली, तो ग्रेजुअली आप यू आर एबल टू सिट एट वन प्लेस। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, बट एटलीस्ट जो अचीवमेंट होती है कि आप 15-20 मिनट, आधा घंटा एक जगह पे बैठ पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी दिमाग में चल रहा है वो एक शायद अलग कॉन्सेप्ट है, मगर एटलीस्ट एक जगह पे आप बैठ पाते हो। हाँ, ये भी शायद मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो थॉटलेसनेस का स्टेट है वो अचीव करना, उसमें तो कई साल लग जाते हैं। अच्छा, सही बात कही आपने। तो जब भी आपको ये पुरानी यादें, ये पुरानी चीज़ें याद आती हैं, जिस वक्त आपका वेलनेस स्कोर 2 से 3 था, तो क्या आज उन चीज़ों की तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि कंप्लीटली मैं अभी अनअफेक्टेड हूँ उन सारी चीज़ों से। अभी भी मुझे जब सारी बातें याद आती है तो आई फील बैड, बट ऐसा नहीं है कि उस वजह से मुझे अभी पैनिक अटैक आ रहा है वो सब चीज़ें सोच के, या फिर मैं उसी चीज़ के बारे में पूरा दिन भर सोच के अपना मूड ख़राब कर ले रही हूँ, अपना पूरा दिन ख़राब कर ले रही हूँ। ऐसा तो नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको आपका पास्ट आज उतना तकलीफ़ नहीं देता है। आखिर में मैं हमारे सारे गेस्ट से माइंड टूल्स के बारे में पूछता हूँ। उनके ज़िंदगी में उन्होंने अपने तरीके से जो भी माइंड टूल्स बनाए हैं खुद के लिए, क्या आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें हैं जिनके वजह से आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दिस मेंटल डिस्टर्बेंस। पहला तो द रियलाइजेशन ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट लविंग योर सेल्फ इज। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि when you love someone, when you are into a relationship or when you fall for that person, तो तब आपके अंदर ही वो potential होता है to love that other person. तो why not use that potential to love yourself? ओह वाह, बहुत ही सुंदर पॉइंट ऑफ व्यू रखा आपने। इसको और थोड़ा एलैबोरेट कर पाएंगी पोटेंशियल के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस इंसान के लिए भी तो कितने एफर्ट्स लगाए हैं ना। You have put your heart and soul into that relationship to make that person happy, to make that person feel loved. Okay. Why can't you put those same efforts to make yourself feel loved about yourself? Why can't you put those efforts to make yourself feel loved? जो आपने ऑलरेडी पहले किसी और के लिए किया है, exactly. वो आज आप खुद अपने लिए भी कर सकते हो। वाह, बिल्कुल। और क्योंकि वो क्षमता है आप में। हाँ, ट्रू। और ये एक्चुअली सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सेल्फ लव तो हर कोई बोलता है, बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता है थ्रू दिस स्मॉल एक्ट्स ऑफ लाइक कुकिंग फॉर योर सेल्फ, or just clicking a picture, just clicking a selfie, nice, just to see how am I looking and adoring yourself. I think these are very small practices that helps you to have that feeling of loving yourself. बेहतरीन। और दूसरी चीज that helped me to tackle my disturbance was the realization कि things are not in your hand, they're out of your control. So all you can do is either crib about it, cry about it, or accept it,
the way they are Okay. and accept the fact that you won't be able to change your past. True. So मुझे ऐसा लगता है कि acceptance काफ़ी important होता है इस पूरे journey में. बिल्कुल बिल्कुल. Not about whole incidents, हम्म. but about yourself as well. वाह, ये मैंने लिख लिया है. बहुत सुंदर. Acceptance, not just about that event, but about your own self, your state of being. बढ़िया. और आपने जो पहले भी कहा कि प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ कंट्रोलेबल और पर्सनल लाइफ शायद बहुत हद तक बहुत वेरिएबल है. Yeah, because your personal life comprises of the relationship with your loved ones. हम्म. और हर इंसान अलग है. हम्म. हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है टूवर्ड्स लाइफ. वाह. हर इंसान के एक्सपेक्टेशंस अलग है. आप वो सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते और रिलेशनशिप हमेशा 2 वे होता है. तो वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता कंप्लीट.